नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग के बारे में जानने वाले कि अकाउंटिंग काम कैसे करती है, अकाउंटिंग होती क्या है, किस तरह से काम होता है। क्योंकि जितने भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपन ने 500 से भी ज़्यादा सेशन अपलोड किए हैं अकाउंटिंग के ऊपर स्पेशली, बट ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस मेरे इंग्लिश में होने के कारण मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदी ऑडियंस भी अपने इंडिया की बहुत ज़्यादा है और उनको आसान भाषा में अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी, अगर हम पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरी पढ़ाई भी अकाउंटिंग की जो पढ़ाई थी मराठी मीडियम में हुई थी। बट अगर हमको जब ये दिक्कतें एमबीए या फिर बीबीए के लिए जब हम जाते हैं, वहाँ पर जब सिलेबस चेंज होता है तो बहुत दिक्कतें आती है। सिलेबस इन अ वे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि चलो यार, आपका 12th स्टैंडर्ड या 11th में मराठी मीडियम में था और सडनली आप इंग्लिश मीडियम में आ गए, तो दिक्कतें होती है। क्योंकि एंटायर बैंकिंग सिस्टम हो, इंश्योरेंस सिस्टम हो, कैपिटल मार्केट की सिस्टम हो, कहीं ना कहीं पे पूरी इंग्लिश में ही बनी हुई है। तो हम इंग्लिश या हिंदी, मेरे अनुभव से मैं कहूंगा कि हिंदी में समझना जरूरी है लेकिन इंग्लिश में भी समझना जरूरी है। दोनों का महत्व उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज का सेशन जो छोटी छोटी चीजें जो अकाउंटिंग की होती है, जैसे गोल्डन रूल हुआ या फिर डेबिट क्रेडिट हुआ या फिर आसान भाषा में आप अकाउंटिंग को कैसे समझ सकते वो हुआ, तो वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा। एक 15 मिनट का सेशन होगा, उसमें हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए दिखेंगे। ये चैलेंज की तरह है, आपको लेना है। ये 15 मिनट डटे रहना है सेशन में और पूरी जो भी अकाउंटिंग की जो चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो, अकाउंटिंग जो होती है आजकल म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रिटेल बैंक्स, हर जगह पर फैली हुई है। अकाउंटिंग बिजनेस की रीढ़ है, या फिर आप उसको ऐसे कहो कि अकाउंटिंग ऑक्सीजन की तरह है। अकाउंटिंग बिजनेस में नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। हाँ, लेकिन हालांकि अकाउंटिंग के आपको टाइप दिखेंगे कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कॉस्टिंग दिखेगा, या फिर थोड़ी सी अलग से अकाउंटिंग होती हुई दिखेगी, या फिर नॉन प्रॉफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर थोड़ी सी अलग अकाउंटिंग होती हुई दिखेगी, या फिर मान के चलो हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर एंटिटीज है तो उस लेवल पे थोड़ी सी अकाउंटिंग अलग होती हुई दिखेगी। लेकिन विदाउट अकाउंटिंग अब हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग का सिंपल सा महत्व है गाइस कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में रहो, जैसे मैंने कहा कि चाहे आप हेज फंड में रहो, म्यूचुअल फंड में रहो, पी में रहो या इंश्योरेंस में रहो, कैपिटल मार्केट के किसी ब्रोकर के साथ आप काम करें, कहीं पे भी आप काम करें, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अकाउंटिंग अकाउंटिंग ही होती है। अकाउंटिंग का मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग का मतलब है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन अ डे टू डे बेसिस इन द बुक्स ऑफ XYZ एंटिटी या फिर इंडिविजुअल, चाहे कुछ भी हो, उनके अकाउंट में लिखना है। अब सवाल ये होता है कि सर अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है। देखो, अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है या फिर अगर पता करना है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो किन चीजों की जरूरत है, थोड़ा सा बेसिक हम समझते हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ही करना है तो समझ जाइए कि आपको क्या क्या लगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो उसमें बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट, या फिर आप बोलो चलो इनकम स्टेटमेंट। अब ये हम जब पढ़ाई करते थे भाई, तो हमारे समय पे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बोलते थे, और उसके अलावा ये भी हुआ करता था यार, ट्रेड बुक भी हुआ करता था। लेकिन आजकल ट्रेड बुक कोई बनाता नहीं है, डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही सॉरी पीएनएल में ही ये लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। नहीं तो हम जब 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे तो वहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से ना ट्रेड बुक अलग से प्रिपेयर करते थे, विच वॉज फुल्ली फॉर बाई एंड सेल डिटेल्स। जितने भी बाई सेल हुआ है, सेल तुम्हारा ऑफकोर्स क्रेडिट साइड होता था, बाय तुम्हारा
डेबिट साइड होता था, जितना भी नुकसान हुआ है क्रेडिट साइड होता था, एंड उसको लेकर के एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया जाता था, एंड उसी ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल को ट्रांसफर करके हम काम करते थे। लेकिन आजकल इंडस्ट्री में डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट्स दोनों प्रिपेयर कर देते हैं। एंड इसके अलावा आजकल और एक स्टेटमेंट फेमस होता है, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, देखो अगर हमारे पास बैलेंस शीट्स बनाना है तो बैलेंस शीट्स में 3 कंपोनेंट्स लगते हैं, हम सबको पता है उसके बारे में, राइट? वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक है कैपिटल। विदाउट कैपिटल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा है एसेट्स एंड तीसरा है लायबिलिटीज। करेक्ट। अब यहां पर अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, इनकम स्टेटमेंट में इनकम होता है एंड दूसरा होता है एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस एंड इनकम जो भी बिजनेस का होता है, मतलब जो भी कोई भी बिजनेस आप ले लो, अगर मैं फंड बिजनेस की बात करूं तो आप उसमें देखोगे फंड में अलग अलग एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, एडमिन फीस, इंसेंटिव फीस, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, लीगल चार्जेस, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, राइट? बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, लेकिन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ही होते हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। चाहे जो भी एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ही होते हैं। देखो अल्टीमेट पर्पस क्या है अकाउंटिंग का, मैं आपको बताता हूं। अगर सही से आपकी अकाउंटिंग बनी है, सही से आपने थ्रू आउट द ईयर या फिर क्वार्टर, मंथ, जैसे जो भी आप साइकिल ले लो, वहां पर अगर आपने इनकम को अच्छे से रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है। अब ये इनकम एंड एक्सपेंसेस देखो, जैसे बिजनेस का नेचर होता है वैसे ये बस नेम चेंज हो जाते हैं। अगर मैं हेज फंड या प्राइवेट इक्विटी की बात करूं, यहां पर डिविडेंड, कैपिटल गेन, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर एनी अदर फीस, अगर एडवाइजरी फीस वगैरह फंड ने जनरेट करी है, या फिर कुछ भी अगर ऐसा इनकम के तौर पर फंड को रिसीव हुआ है, तो इनकम में रिकॉर्ड होता है। इंसेंटिव फीस, डायरेक्टर फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, लीगल फीस, वो पूरा एक्सपेंसेस में आता है। एंड अगर ये बैलेंस शीट की मैं बात करूं, जितना भी इन्वेस्टर से पैसा आता है, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर का पैसा कैपिटल के तौर पर ट्रीट होता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन या फिर कैपिटल कॉल भी कहते हैं। और रिडम्पशन, अगर विथड्रॉल भी होता है, उनकी डिटेल्स भी कैपिटल कॉल में रिकॉर्ड करी जाती है। एसेट्स में जितनी भी फंड की इन्वेस्टमेंट्स है, अगर फंड ने इन्वेस्टर से पैसा लिया, वही पैसा फंड मैनेजर ने यूटिलाइज किया टू परचेस न्यू एसेट्स, तो एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड करी जाती है। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब यह है कि अगर फंड ने लोन लिया है, या फिर अगर कोई एक्सपेंसेस एडवांस में अगर उस फंड के पास अगर कोई पैसा आया है, या फिर फंड के पास अक्रूड कोई एक्सपेंसेस है जो अभी देना बाकी है, नहीं हुए हैं, तो वो सब लाइबिलिटीज में आता है। अब मेरा सवाल आपसे है, जरा प्रैक्टिकली सोचिए, ये सब अगर डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर आता है, तो इस डेटा का सोर्स क्या है, राइट? सोर्स क्या है? तो इसकी बात करते हैं, सोर्स क्या है। सी, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सिंपली कि जो रॉ डेटा हम डे इन डे आउट में जर्नल एंट्रीज के तौर पर, या फिर ब्रोकर के स्टेटमेंट्स, बैंक के स्टेटमेंट्स को रेफर करके जो भी ट्रांजैक्शंस हम डे टू डे बेसिस पे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वही डेटा होता है आपका। जैसे ब्रोकर का स्टेटमेंट हुआ, बैंक स्टेटमेंट हुआ, या फिर अगर कोई एग्रीमेंट्स और रिसीट्स या इनवॉइस, जैसे कैपिटल कॉल, रिडम्पशंस, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस, नोटिस, चाहे कुछ भी ऐसे अगर हो, तो पूरा सोर्स के तौर पर काम करता है। एंड उसी को डेटा के तौर पर रिकॉर्ड भी किया जाता है, जर्नल एंट्रीज के तौर पर भी रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि वही डेटा डे एंड पे या क्वार्टर एंड पे, मंथ एंड पे हम रेफर करेंगे टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है, सी अकाउंटिंग की अगर मैं कोर बात करूं तो इसमें पहले ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हुआ, बट अगर मैं जब कोर अकाउंटिंग की बात कर देता हूं, कोर मतलब बहुत कोर, तो उसमें हमारा काम क्या होता है वो भी जरा समझते हैं, ताकि जब हमें ये समझे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो इसमें हमारा जो काम होगा, पहला काम जो होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होता है, जिसको आप सिंपली डेटा रिकॉर्डिंग भी कहो। अब ये रेफर कहां से किया जाता है? जैसे ब्रोकर का स्टेटमेंट्स है, ब्रोकर के स्टेटमेंट्स पे आपको फंड मैनेजर ने एक ऑप्शन का ट्रेड बाय किया हुआ दिख रहा है, बाय ऑप्शन ट्रेड हुआ है,
राइट। जब ऑप्शन ट्रेड बाय हुआ है तो उसको तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो इसको जब आप अकाउंटिंग के बुक्स में लिखोगे वही ट्रांजैक्शंस के तौर पर हम मानते हैं उसको। एंड उसके बाद आता है जर्नल एंट्रीज, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को जर्नल एंट्रीज के तौर पर प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आपके पास 10 बाय के ट्रेड्स है तो आप 10 बाय के ट्रेड को एक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करके उसके एक कंपाउंडिंग यानी कि ग्रुप एंट्री अपडेट कर सकते हो, जिसको आप ग्रुप एंट्री कहोगे। जर्नल एंट्री आप पोस्ट कर सकते हो, राइट। अब ये जर्नल एंट्री की जब बात आती है, सी गाइस, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग जो है ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज अ गुड फॉर अ स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपका छोटा बिजनेस है, 15-20 लाख का पोर्टफोलियो है, आपको पता है कि 2 लोगों का ही पैसा है उसमें, तो इनफ, कोई ड्यूअल एंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब मैं जेई की बात करता हूं, जर्नल एंट्रीज की बात करता हूं, तो ये ड्यूअल एंट्री सिस्टम है। ड्यूअल एंट्री का मतलब क्या है सर, जरा समझाओ। ड्यूअल एंट्री मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को आप दो, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट, दो साइड उसका इंपैक्ट जाएगा, उसको कहते हैं ड्यूअल एंट्री। ड्यूअल एंट्री अगर सिंगल, यही अगर बाय ट्रेड है तो हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शंस फ्रॉम XYZ काउंटर पार्टी और क्लियरिंग काउंटर पार्टी करके अपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड बना देंगे एंड उसको एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपडेट करेंगे, मैन्युअली होगा वो पूरा काम। तो वो हुआ तुम्हारा सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम है। आपको डेबिट एंड क्रेडिट क्रिएट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर मैं जेई की बात करूं, जेई तो अगर बड़े बिजनेसेस है तो देखो जर्नल एंड अपने अपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स दिखेंगे। बड़ा बिजनेस है, बड़े ट्रांजैक्शंस है, फ्रीक्वेंट फ्लो है ट्रांजैक्शंस का, तो ड्यूअल एंट्री ऑलवेज गुड। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पे जब काम होता है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आपको बैलेंस टैली करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड ये रूल कहता है जो डेबिट आपने किया है वो क्रेडिट भी लिखोगे। इसका मतलब यह है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एट द एंड, ये टाई होना जरूरी है इस ड्यूअल एंट्री सिस्टम में। एंड यही काम अगर आप देखोगे, ये कोर काम है जो आपके अकाउंटिंग में आता है। डे टू डे काम, डे टू डे जॉब होता है फंड अकाउंटेंट का, या फिर कोई भी अकाउंटेंट ले लो, उनका ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज आप प्रिपेयर करो। जर्नल एंट्रीज अगर आप प्रिपेयर करते हो तो यहां पर जैसे मेन लेजर भी आता है। नाउ ये सवाल होगा कि सर ये मेन लेजर क्या है। देखो इन सब के बारे में आने वाले समय में डिस्कशन होगा, बट मैं इन शॉर्ट बता देता हूं। मेन लेजर एक ऐसा सिस्टम है, जो भी आप डेबिट क्रेडिट करते हो, यहां पर मेन लेजर में आप हर एक अकाउंट का एक डिफरेंट लेजर बना सकते हो। जैसे एक्सपेंस का एक लेजर बनाओगे, बाय का एक लेजर बनाओगे, सेल्स का एक लेजर बनाओगे। अब ये लेजर है क्या सर? अगर एक्सपेंस का मैं लेजर बनाता हूं तो एक्सपेंस रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस उन्हीं लेजर में मैं रिपोर्ट करता हूं या फिर करूंगा। जैसे अगर मैं बाय की बात करूं, अगर मेरे पास 50 बाय के ट्रेड है, सिंगल एंट्रीज में आपके पास 50 रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। बट आप जैसे मेन लेजर के सिस्टम में एक बाय का एंट्री भी अगर एक सिक्योरिटीज के लिए मारते हो तो भी चलता है। 50 जितने ट्रांजैक्शन है उतने एंट्रीज मारने की जरूरत नहीं है, तो वो काम आपका लेजर करता है। तो यहां पर ग्रुप लेजर और मेन लेजर, सिंगल लेजर, ऐसे सब लेजर, बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, कैश बुक, सब लेजर बुक, बट इसको भी हम डिकोड करेंगे आने वाले समय में। अब ये सर लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है? सी लेजर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ट्रायल बैलेंस बना पाए, ट्रायल बैलेंस बना पाए। अब ये ट्रायल बैलेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। एक फंड अकाउंटेंट के लाइफ में जब हम एनएवी कैलकुलेशंस के लिए चिल्लाते हैं ना, एनएवी कैलकुलेशन क्या है बताओ, क्या है बताओ भाई। एनएवी कैलकुलेशन मतलब ट्रायल प्रिपरेशन है। जब आप ट्रायल प्रिपरेशन करते हो तो इन शॉर्ट ट्रायल के अंदर आप दो एस्पेक्ट को यहां पर कवर कर रहे हो। एक है तुम्हारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, राइट, दूसरा है पीएनएल। बट इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं, ट्रायल बैलेंस शीट ही है ये, और जिसमें आपको यही कैलकुलेट करना होता है कि फंड के पास कैपिटल कितना बचा है या है जो भी है, दूसरा एसेट्स कितने हैं उसका सही से वैल्यूएशन करो,
एंड तीसरा अगर फंड के पास अगर कुछ लाइबिलिटीज है तो वो लाइबिलिटीज जो भी हो, जैसे मान के चलो कैपिटल 100 रुपये है और 100 यूनिट्स है जो बनाए गए, एसेट्स 2000 की बची है, राइट, एंड लाइबिलिटीज है कुछ जो पेएबल होने वाली है, जो है मान के चलो 1000 रुपये के आसपास है। तो अब आपको पर यूनिट प्राइस निकालनी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो, 1000 के आसपास का एसेट बचेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड जो भी वैल्यू बचेगी विच इज अराउंड 10 रुपीज फॉर पर शेयर्स, तो वो यूनिट वैल्यू बन जाती है। अब ये थियोरेटिकली सही है, ठीक है, ऐसा इंटरव्यू में मत बताना कि सर ने इतना बताया तो ना इतना सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। मैं आपको फील दे रहा हूं कि मतलब काम कैसे होता है और अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या रिलेशन है। अब देखो कि जब हम अकाउंटिंग का डिस्कशन कर रहे थे तो हमको एक चीज यहां पर समझना पड़ेगा, ट्रायल, जब ये ट्रायल की बात आती है, तुम्हारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं, राइट, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं के ऊपर डिपेंड्स है, एंड ट्रायल तुम्हारा ग्रुप लेजर के ऊपर डिपेंड्स है, ग्रुप लेजर तुम्हारा जर्नल एंट्रीज के ऊपर डिपेंड्स है, एंड जर्नल एंट्रीज जो नॉर्मल बाय एंड सेल एक्सपेंसेस इनकम का जो भी डे टू डे का डेटा है उसके ऊपर डिपेंड्स है। सो इट मीन्स अकाउंटिंग तुम्हारा फाउंडेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अगर सही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपका डे टू डे अकाउंटिंग होना ही होना चाहिए विथ नरेशन और जो भी ब्रेक्स रिजॉल्व करते हो ना उसके साथ और कमेंट्री के साथ, ताकि आप क्वार्टर एंड, ईयर एंड या मंथ एंड पे आप आपके फंड के ट्रायल बैलेंस आप प्रोड्यूस करें। ये होता है ट्रायल बैलेंस, मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक रफ प्रिपेयर करे एंड वो ऑडिटर के साथ शेयर करे, ताकि केपीएमजी जैसे कंपनीज वो आपके साथ काम करेंगे, आपको अकाउंटिंग का डेटा मांगेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके वो आपको ऑडिट एंड अप्रूव करके भेजेंगे, तब जाके आपका फंड मैनेजर वही स्टेटमेंट्स को आगे रेगुलेटर के साथ शेयर करता है। आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। बहुत बार ऐसे लगता है ना कि अरे ये तो क्यों कर रहे हैं हम। अगर छोटा फंड है जिसको हम इंक्यूबेशन फंड्स या फिर अप्रूव्ड फंड कहते हैं, जैसे बीवीआई में उसे, अगर इन छोटे फंड्स की बात करूं तो वहां पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज नॉट मैंडेट, बट अगर मैं नॉर्मल फंड की बात करूं तो वहां पे हर एक फंड के लिए फंड का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो भी ऑडिटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग दोनों एक ही है। तो आगे जाके ये समझते हैं कि जैसे हमारा ये लक्ष्य यही था इसी सेशन का कि हम अकाउंटिंग को समझेंगे, अकाउंटिंग के कुछ हिस्सों को समझेंगे एंड गोल्डन रूल्स को जरा मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो दिक्कतें हैं वो आगे ना आए। तो चलो समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड में जाके कि है क्या ये चीज, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखो जरा बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस मतलब क्या गाइस, जरा सोचो, एक्सपेंस मतलब क्या? आपके जेब से पैसा क्या होता है? जेब से पैसा बाहर जाता है, बाहर जाता है, राइट, सिंपल है ना। इनकम पैसा आता है, अगर आपको मान लो डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट पेमेंट मिला, कैपिटल गेन मिला, तो क्या हुआ? पैसा आता है, राइट। एसेट्स आपके पास होते हैं, सोर्सेस है। एसेट क्या होती है? आपके पास होते हैं। उसे माफ करना, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि सबको समझे, इसलिए, ठीक है। इसका मतलब ये मत निकालना कि मुझे लिखने नहीं आता है। दूसरा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब क्या? मुझे देना है। क्या देना है सर? पैसा देना है, अभी नहीं दिया है, देंगे, ठीक है। एंड दूसरा रिजर्व, कि जैसे ये बचत बोल दो आप इसे, बचत भी कुछ करनी है। अगर पैसा बचता है, कमाते हैं, तो बचत भी कुछ करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना कि अगर एक्सपेंसेस है, मेरे जेब से जाने वाला है, पैसा बाहर जाने वाला है, जब भी कुछ बिजनेस से बाहर जाता है उसको हम डेबिट साइड लिख देते हैं। इतना ही है समझना। अभी अगर ये सवाल होगा, कुछ ज्ञानी होगा कि सर आप मुझे बताओ कि मैं म्यूचुअल फंड के लिए काम कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस डेबिट कैसे आ रहे हैं? देखो, आप वहां पर ये समझिए कि म्यूचुअल फंड मतलब आप हो, आप पैसा वो खर्च कर रहे हो।
आप फंड मैनेजर हो, आप पैसा आपके वेंडर्स को दे रहे हो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके जेब से पैसा जा रहा है। जब आपके जेब से जब पैसा जाता है तो सिंपली रूल है कि आपको एक्सपेंसेस डेबिट करना है। एंड जब एक्सपेंसेस आप डेबिट करते हो तो सर क्रेडिट क्या होगा? सही सवाल है। क्रेडिट हमेशा कैश होता है। सर अगर कैश क्रेडिट नहीं होता है, एक्सपेंसेस पेएबल है हमारे, जब एक्सपेंसेस पेएबल है तो उसके लिए कैश क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं होगा, तो कैश हमारा बाद में पे होगा, तो उसमें फिर एक्सपेंसेस डेबिट का डेबिट ही रहेगा, लेकिन कैश की जगह हम पेएबल लिखेंगे। इतना ही फर्क है। इनकम की मैं अगर बात करूं, जो भी आपके पास आता है वो क्रेडिट होता है। सैलरी हैज बिन क्रेडिटेड, राइट? यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आया हुआ है। जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो क्रेडिटेड होता है। इसलिए जब भी कैश आएगा तो अगर इनकम आपका क्रेडिट हो रहा है, अगर कैश आ रहा है तो कैश हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि एसेट्स है, एंड एसेट जब भी आती है तो वो डेबिट होती है। तो ये भी आपको लॉजिक समझना है। अब एसेट्स की बात करते हैं। देखो एसेट्स हमेशा ना डेबिट बैलेंस होता है। वो क्यों? क्योंकि वो आया हुआ है, एज इट इज डेबिट साइड पड़ा रहेगा। जब आप उसको बेचोगे वो क्रेडिट हो जाएगा, उसके बदले में आपको कैश आएगा। ये साइकिल है। एंड जब एसेट्स है आपके पास कोई भी, अब एसेट के तौर पर आप स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ऑप्शंस कुछ भी ले लो, लोन्स कुछ भी ले लो, जो आप मतलब किसी को दिए हो लोन्स, उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो पूरा एसेट्स में आता है। अगर एसेट्स आपके पास होल्ड किया है या फिर अगर इसको आपने परचेस किया है, अगर मान लो एसेट को परचेस किया तो एसेट डेबिट होता है। एंड वही एसेट्स को अगर आपने पैसे दिए परचेस करने के लिए तो कैश हमेशा क्या होगा? फिर क्रेडिट होगा। अगर उधारी पे एसेट लिया है तो वही कैश रिसीवेबल के तौर पर, पेएबल के तौर पर आएगा पिक्चर में। ठीक है। जैसे अगर लाइबिलिटीज की मैं बात करूं, ये पैसे की बात हो रही है, हमेशा क्रेडिट ही हम उसे लिखते हैं। जो भी हो हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट ही लिखते हैं। एंड इसके लिए डिपेंड करता है कि आप क्या और कब पे करने वाले हो। जब आप लाइबिलिटी क्रेडिट लिखते हो तो जाहिर सी बात होगी कि ये डेबिट इसका एक्सपेंस या कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि जो देना बाकी है या फिर एडवांसेस आए हुए हैं वो है। एंड रिजर्व का मतलब है कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो वो क्रेडिट होता है हमेशा, रिजर्व बैलेंस। ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। और इसके अलावा एक कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि हम कैपिटल क्रेडिट साइड ही लिखते हैं बैलेंस शीट्स के। हालांकि बैलेंस शीट को कोई साइड नहीं होती है डेबिट और क्रेडिट, वहां पर लाइबिलिटी और एसेट्स दिखेगा आपको। बट अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है एंड एसेट साइड तुम्हारी डेबिट साइड है तो कोई गलत नहीं होगा। तो समझते हैं हम इसे। यहां रूल में देखो, पहला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी से पैसा आने वाला है तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति को या फिर उन सबको डेबिट द रिसीवर, यानी कि उसको डेबिट साइड लिखना है। क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, मतलब यानी कि इसका मतलब क्या है कि दे कौन रहा है पैसा। अगर पैसा, चलो रिसीवर मतलब खुद को आ रहा है पैसा तो आप वो लिख सकते हो, या खुद का नाम नहीं लिखेंगे लेकिन। एंड अगर क्रेडिट द गिवर इट मींस कोई दे रहा है पैसा बैकएंड से, जेपी मॉर्गन दे रहा है, गोल्डमन सैक दे रहा है, तो उसका नाम यहां पर आप गिवर के साइड लिख सकते हो। ठीक है। जैसे रियल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम डेबिट क्रेडिट व्हाट कम्स इन की बात कर रहे हैं, जो भी आएगा, जैसे पैसा आता है राइट, तो वो डेबिट होगा। परचेस अगर कुछ करते हो तो एसेट्स आती है तो वो डेबिट होगा। या फिर अगर डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट, इसका पेमेंट आता है तो इवेंचुअली वो भी आपका डेबिट होगा। एक्सपेंसेस अगर आपको आते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आए, मान के चलो आपने कुछ पे किया, स्पेंड हुआ, तो वो भी आपका डेबिट आता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस अगर आती है कुछ भी बिजनेस में, फंड में, तो डेबिट होता है। एंड अगर कोई फंड के जेब से जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। अगर एक्सपेंसेस, अगर मैं लॉजिक बताऊं ना, टेक्निक आपको, अगर एक्सपेंसेस पेड होते हैं मतलब कैश बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि कैश बाहर जाएगा, सिंपल। अगर फंड के पास इनकम आया है, फंड के पास पैसा आया है, तो बाय डिफॉल्ट कैश डेबिट होगा, इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। फंड ने कुछ परचेस किया है,
बाय डिफॉल्ट ऑफ परचेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। बाय अगर फंड ने कुछ सेल किया है तो सेल करने के बाद सेल क्रेडिट होगा, लेकिन कैश जो है हमेशा डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि सेल करने के बाद पैसा आएगा। तो ये चीज़ों को आपको भूलना नहीं है, रूल्स है ये रूल्स है, तो रूल्स को रूल्स की तरह ही सीखना पड़ेगा। एंड जब नॉमिनल अकाउंट की मैं बात करूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं यहां पर, ये जो रियल अकाउंट्स है ना, ये आपका बैलेंस शीट है। ये आपका क्या है? बैलेंस शीट है। क्यों सर बैलेंस शीट? सी बैलेंस शीट के डेबिट साइड में क्या करते हैं हम? एसेट्स, सिंपल। एंड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में क्या करते हैं? लाइबिलिटीज। सो एज इट इज उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एनीवेज बैलेंस शीट मतलब रियल फेस ऑफ योर बिजनेस। तो सेम रियल अकाउंट भी आपको रियलिटी बता देगा कि आपको क्या आ रहा है, आपसे अकाउंट से क्या जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पीएनएल है। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सी दिस, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। सो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी दो साइड्स होते हैं, इसको जरा समझते हैं ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पीएनएल की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है? दो साइड्स है, आपको पता है। एक तो ये साइड है कि डेबिट साइड, दूसरी है कि क्रेडिट साइड। अभी डेबिट साइड में पीएनएल के हम ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। एंड क्रेडिट साइड पे हम ऑल इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ऑल इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। वही अगर मैं ये पूछूं आपको सवाल कि नॉमिनल अकाउंट में फिर हम क्या करते हैं? सो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में भी हम वही तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना। जैसे अगर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चलो लॉसेस भी जोड़ देते हैं यहाँ पर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वही करते हैं। एंड एज पर अगर नॉमिनल अकाउंट रूल की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ भी हम वही बोल रहे कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ये आपका नॉमिनल अकाउंट में लिख रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं ताकि कंपेयर करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा यहां पर जैसे क्रेडिट, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। सी दिस, एज इट इज मैच हो रहा है, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या है कि जो आपका नॉमिनल अकाउंट है वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। देखो गाइज, अकाउंटिंग एंट्रीज अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, डोंट बी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अभी ये तो पता चला कि आपका नॉमिनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सेम ही है। तो क्रेडिट साइड जो भी है वो इनकम एंड गेन्स है, डेबिट साइड जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। अब अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे प्रिपेयर होती है वो जरा देखते हैं। मान के चलो फंड मैनेजर, फंड हैज पेड expenses of rupees 1000 rupees, let's say for admin fees. It's just a statement, ये आपको मेल पे आया या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट भी ये देखा, कस्टोडियन स्टेटमेंट भी देखा, कैश के ट्रांजैक्शन है, तो आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनानी है। देखो इसमें दो अकाउंट्स है, जब मैं पेड की बात करता हूं तो उसमें कैश है, एंड जब एडमिन फीस की बात करता हूं तो एक्सपेंसेस है। और एक मैं आपको हिंट देता हूं या ट्रिक देता हूं, जब पेड होता है ना, पेड ऑलवेज कैश आउट होता है। कैश आउट है, वो कैश चला गया है, बाहर चला गया, कैश बाहर चला गया है। एंड जब कैश बाहर चला जाता है तो सिंपल सी बात है कि आपको उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। एंड एक्सपेंसेस, ये तो बाय डिफॉल्ट जब एक्सपेंसेस हमने कहा है, फीस यानी कि एक्सपेंस है वो, राइट। एंड जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इसको बाय डिफॉल्ट डेबिट करना है। अब सवाल ये होगा कि सर ये डेबिट क्यों करना है?
डोंट वरी, पीछे जाओ, हमने यहां पर क्या लिखा है पढ़ो जरा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये पीएनएल का रूल कह रहा है, पीएनएल के डेबिट साइड में पूरे एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपको जर्नल एंट्रीज में भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस ही लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता हूं, आपको तब पता चलेगा। सीधी साहब जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर होती है। एडमिन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश डिसबर्स अकाउंट क्रेडिट। सी 1000, और इसमें भी बहुत सारा आपको इफ्स एंड बट्स दिखेगा। मैं अभी वो इफ्स एंड बट्स अभी क्लियर नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें हिंदी में मैं लेके आ रहा हूं, और 500 सेशंस हम हिंदी में बनाएंगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी आप अगर ये देखोगे ना, एडमिन फीस अकाउंट डेबिट, एडमिन फीस यानी कि एक्सपेंस है, एज इट इज मैंने डेबिट किया है क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है। देखो भाई, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट लिखो, आप ज्यादा टेंशन मत ले लो। सी आपकी जिम्मेदारी इतनी है, एक्सपेंस है या इनकम है ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर वो नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, एक्सपेंस है या इनकम है उसको रिकॉग्नाइज करना है, एंड अगर आप एक्सपेंस है वो रिकॉग्नाइज करते हो तो एक्सपेंसेस एज इट इज आप डेबिट साइड लिख दो। एंड जब पेड की बात होती है, पेड मतलब कैश पे हुआ है, चला गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाके स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट पे आपको डेटा मिलेगा, स्टेटमेंट का अमाउंट और आपका ईमेल या फिर नोटिस का अमाउंट अगर मैच हो रहा है तो एंट्री बनती ही बनती है बॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री आप पोस्ट कर दो। एंड कैश डिसबर्स मतलब कैश बाहर चला गया है, एंड जब कैश बाहर चला जाता है तो ये एंट्री पिक्चर में आती है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या डिफिकल्ट है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस दो चीजें याद करनी है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो डेबिट आता है, एक्सपेंसेस डेबिट आते हैं एनीवेज, तो एज इट इज जर्नल एंट्रीज में वो डेबिट लिखने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स होता है, तो एज इट इज वो गेन तुम्हें क्रेडिट लिखना है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि आपको वो चीजें समझे कि क्या है, राइट। तो हम देखेंगे उसमें, उप्स क्या बता रहा है, पेज लिमिट रीच्ड, साइन इन फॉर अनलिमिटेड पेजेस, ओ माय गॉड। सो अगर हम यहां पर आए, चलो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। तो अगर हम यहां पर अभी बात करेंगे कि जैसे एक डिविडेंड की मैं एंट्री लेता हूं, फंड हैज रिसीव्ड डिविडेंड ऑन एबीसी कॉर्प, प्राइस है मान के चलो 1000 रुपीज, राइट। जो डिविडेंड के ऊपर जो प्राइस है 1000 रुपीज है, डिविडेंड आया है। देखो डिविडेंड मतलब इनकम, जो आया है, रिसीव्ड की बात हो रही है ना, तो इनकम है वो। अगर पेड की बात होती तो भाई एक्सपेंसेस, डिविडेंड एक्सपेंसेस में भी आता है। तो कॉमन सेंस जरा याद रखना, पेड मतलब खर्च हुआ है तो एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करो, ठीक है। ये पैसा इस केस में पेड का स्टेटमेंट जहां पर भी हो ना, समझ जाओ कि वहां पैसा आउट हुआ है। एंड अगर रिसीव्ड की बात हो रही है, चाहे कुछ भी हो, तो इनकम है, या फिर उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि कैपिटल कॉल आया है, या फिर सब्सक्रिप्शन आया है फंड बिजनेस में, या फिर फंड आया है, इन शॉर्ट फंड आउट, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पेड, फंड आउट, राइट। जब फंड आउट होता है इस केस में, पेड के केस में कैश बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होगा, रिसीव्ड के केस में कैश जो होता है बेटा बाय डिफॉल्ट हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये है डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। जब डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो हमको ये तो पता चला है कि यहां पर एक डिविडेंड अकाउंट है, ये इनकम है। एंड जब रिसीव्ड की बात हो रही है तो उसमें बाय डिफॉल्ट कैश का मामला है, फंड आया हुआ है तो वो कैश है। एंड जब कैश रिसीव्ड हुआ है तो वो डेबिट होता है। हमारा रूल ही ये कहता है, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट का पार्ट है एंड इनकम का पार्ट होने के कारण ये क्रेडिट ही लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है सर क्रेडिट? ये देखो आपके यहां पर ही है, मैं कुछ अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं।
ऑल इनकम पीएनएल भी कह रहा है और आपका नॉमिनल अकाउंट रूल भी वही कह रहा है, ये कह रहा है कि आप उसको क्रेडिट साइड लिखो, तो मैं क्रेडिट साइड इसको लिख रहा हूं। ठीक है, तो चलो हम एंट्री प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया मिलेगा। अब मेरी एंट्री होगी कैश रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम अकाउंट क्रेडिट अमाउंट हो गया आपका एंट्री। एज इट इज मैंने क्रेडिट साइड हम डिविडेंड लिखते हैं, ये पीएनएल कह रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट कह रहा है, मैंने वही फॉलो किया, मैंने कुछ अलग से ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करी है। सो बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो, बस आप इसको कॉम्प्लिकेट मत बनाना। ठीक है, तो ये आप सेशन अगर देख लो तो हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट या फिर पीएनएल या फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने डिकोड किया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल एंड पीएनएल दोनों एक ही है। तो आपको एक जर्नल एंट्री समझने के लिए एक्सपेंस के और इनकम के, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स, एंड वही पीएनएल भी आपका कह रहा है। तो दोनों में से यानी कि रूल या फिर पीएनएल दोनों में से किसी एक को अच्छे से समझना पड़ेगा, एंड तब जर्नल एंट्रीज कोई भी आने दो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम इसी सेशन को नेक्स्ट एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो ये पूरा आपका सेशन था नॉमिनल के लिए, और दूसरे एपिसोड में मैं बात करूंगा रियल अकाउंट्स के कुछ एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज एंड रियल अकाउंट्स होता क्या है, इसको मैं डिकोड करूंगा, ताकि जब ये बेसिक चीज़ें जब ये हो ना, एंड तीसरा एपिसोड अपना होगा कि प्रैक्टिस भी हम करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आप कोशिश करो ये करने की, एंड देन उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, ये पूरी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर यह आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए, और आपको और हिंदी में एपिसोड चाहिए ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर तो आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा अपने तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। और बाय द वे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। हमने एक ऑफर शुरू किया है, जो सब्सक्राइब करेगा रैंडमली हम 10 लोगों को हमारे कुछ कोर्सेस है उसमें फ्री में एक्सेस देने वाले हैं। जो बंदा डेडिकेटेड है और जो बंदा कंटिन्यूसली सब्सक्राइब कर रहा है उसको हमारी टीम जाके चेज करेगी, रीच आउट करेगी, एंड उनको जाके एक्सेस भी देगी। बट डेडिकेटेडली अगर आप उसको देखते हो या फॉलो करते हो, आप अगर कमेंट करते हो, तो कोई भी रैंडम नेम 10 नेम्स हम उठाने वाले हैं, उनको पूरे कोर्सेज का एक्सेस देने वाले हैं। तो यस, देखते रहिए, और कुछ और हेल्प चाहिए तो आप टेक्स्ट करिए डिस्क्रिप्शन में। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, रियल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।